अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और लेकर आ गए हैं एक नया दिन का नया शो। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला, रहमतों वाला और बहुत ही कामयाबी वाला साबित हो। मेरी कल ना किसी से गुफ्तगू हो रही थी और वो मुझे बता रही थी कि किस तरह वो बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ज़िंदगी में उन्होंने बड़े धोखे खाए हैं और उसके बाद जो है उन्होंने सबको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया और नाउ शी डजंट नीड एनीबडी। उस वक्त मैं सोच रही थी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी से जब ये सुनते हैं कि वो उन्होंने ज़िंदगी में धोखा खाया या हम ये सुनते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ या लोग बहुत बुरे हैं, तो हम पता है क्या करते हैं? हम जल्दी पे और तेल छिड़कते हैं। हम कहते हैं कि ओहो, तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है, तुम्हारे तो अच्छा उनकी ख़ानदानी गिबतों में हम और साथ देते हैं। हम शायद ये भूल जाते हैं कि मे बी हम जिससे बात कर रहे हैं वो विक्टिम नहीं है। मे बी हम जिससे बात करें वो शख्स है जिसकी वजह से ख़ानदान में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है जो कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आप जान लीजिए, बल्कि यकीन कीजिए कि उसी की हरकतों की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप जैसे होते हैं वैसी ही चीज़ें, वैसे ही हालात और वाक़यात अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई शख्स ये बताता है ना कि सब बुरे हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है, मैं तो रिश्तेदार भी ख़राब, दोस्त भी ख़राब, आप उससे कट लें, क्योंकि 4 दिन बाद वो आपकी बुराइयाँ किसी और से कर रहा होगा। जिस शख्स की जैसी ज़हनियत होती है, पूरी दुनिया उसको वैसी नज़र आती है। बिल्कुल वैसे ही है ना कि अगर आपने पीले रंग का चश्मा लगाया तो आपको सब कुछ पीला नज़र आएगा, लाल लगाया सब लाल नज़र आएगा। दूसरी बात यह है कि जब हम लोगों से मदद मांगते ही नहीं है ना, तो लोगों को इल्हाम नहीं होता कि इस शख्स को मेरी ज़रूरत है। जैसे अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे बच्चों ने उठ के मुझे चाय नहीं दी और मैं फिर इस बात पे मूड ऑफ करके बैठूं, रादर देन मैं बच्चों से प्यार से कह दूं कि बेटा कैन आई हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। बाद में वो मना कर दे तो फिर उनको आप सलावातें सुनाएं, लेकिन पहले मदद मांगें। डू नॉट असूम कि सब ख़राब हैं। और ये जो हमारी एक असम्पशन होती है ना कि ये भी बुरा, दुनिया ख़राब, लोग ख़राब, मुआशरा ख़राब, पाकिस्तान ख़राब, इसकी वजह से किसी का बुरा नहीं होता सिवाय आपके, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज़ ऑलवेज एट अ लॉस। बदगुमानी से परहेज़ करें, लोगों की तरफ अच्छा गुमान रखें, क्योंकि मेरा सालों का तजुर्बा ये है कि अगर आप लोगों की तरफ, अल्लाह की तरफ, हर चीज़ की तरफ अच्छा गुमान रखेंगे, आपके साथ ना सिर्फ अच्छा होता है बल्कि आपको इस तरह लोग हैरान करते हैं और ऐसे मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में होते हैं, आप सोचते हैं दुनिया कितनी खूबसूरत है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। कभी भी मेरे साथ कुछ होता है, मुझे हमेशा यकीन होता है कि कुछ बेहतरीन होने वाला है। अल्लाह ताला मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकता, लोग मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकते। और भी मुझे इतने अच्छे लोग इसी शहर में, इसी मुल्क में रहते हुए मिले हैं, जो मेरे कभी जैसे किसी से फ़्लाइट पे दोस्ती हुई, आज तक दोस्ती है। सड़क पे चलते हुए किसी ने मेरी मदद कर दी, आज तक वी आर स्टिल इन टच। फैमिली, फ्रेंड्स, आई एम ब्लेस्ड विद पीपल। वाई? क्योंकि मेरा ईमान होता है कि दुनिया भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं और मेरे साथ आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आप बदगुमान हैं दुनिया से तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आपके साथ नेगेटिव होगा। आज से आप सोचें कि दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, एक्चुअली अच्छी है। ज़रा ट्रैवल तो करें, इट्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउट देयर, लोग भी बहुत अच्छे हैं, जैसे आप वैसी दुनिया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रियलिटी है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आवर थॉट एंड हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं, बड़े मज़ेदार जो साइमा आज बना रही हैं वो मेरी अपनी बड़ी फेवरेट चीज़ है बच्चों का खाना वो, लेकिन इट्स वेरी गुड। तो आपने कहीं नहीं जाना, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आपको मिलवाऊंगी अपने इंटरेस्टिंग गेस्ट से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे आम एक बड़ा मसला है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, हमारी अलाइनमेंट सही है, लेकिन अगर हम किसी को खड़ा हुआ देखें ना, तो कोई ऐसे खड़ा हुआ है, कोई ऐसे खड़ा हुआ है, या कोई कहीं से हाथ टिका के कहीं खड़ा हुआ है। एक जगह मैंने बड़ी मज़ेदार बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के अक़वाम को देखें और हमारे इस खत्ते को लोगों को देखें, तो हमारे इस खत्ते के लोग अपने दोनों पाँव पर भी नहीं खड़े होते, वो हमेशा किसी न किसी के सहारे पे रहते हैं। हमारी मेंटालिटी बन गई है, सहारे की वजह से हमें एक नुकसान हुआ है कि जो हम टेढ़ा आड़ा खड़े होते हैं उससे हमारी जो पूरे स्केलेटन की अलाइनमेंट है, स्पेशली हमारी जो स्पाइन है, वो आगे पीछे हो जाती है। फिर कुछ एज के बाद हमें दर्द शुरू होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एक बोन सेटिंग स्पेशलिस्ट मौजूद है, जिनको आप पहले भी प्रोग्राम में देख चुके हैं। और आज मज़ेदार सीन ये है कि वो अकेले नहीं आए हैं, वो अपने साथ एक और साहब को लेकर आए हैं, जिनकी हमें लाइव ऑन स्क्रीन बोन सेटिंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको फ़र्रुख खान से, और उनके साथ हमारे साथ कौन मेहमान हैं उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख एंड नफीस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? आवाज़ नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके फ़र्रुख, आपको तो मैं जानती हूँ, मैं नफीस से पूछती हूँ। नफीस, क्या करते हैं आप? आई एम करेंटली डूइंग BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कहाँ से पढ़े हो? फ्रॉम ज़ेबस यूनिवर्सिटी। राइट। और क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात इज रिलेटेड
डैट के मैं मीन टाइम बाइक ट्रैवलिंग करता हूँ। बाइक पे जाते हो? यस, आई कहाँ तक ट्रैवल many cities across Pakistan, like Really? from Islamabad to Murray and इस्लामाबाद से मई तक बाइक पे गए? Yes, and then from Hyderabad, Moro, like interior Sindh, interior Punjab, मैं बाइक ट्रैवलिंग करता हूँ। एंड देन मेरी एक हॉबी है डिबेट्स वगैरह करने की, लाइक मैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस करता हूँ, जिनको पता होगा मॉडल यूनाइटेड नेशंस के बारे में। और फर्दर दैट मैं एक दो ऑर्गेनाइजेशंस चलाता हूँ वेलफेयर से रिलेटेड। वन इज ऑफ DTC वेलफेयर, डेयर टू केयर, एंड आई एम आल्सो अ को-फाउंडर ऑफ कामयाबी। कामयाबी क्या है? कामयाबी इज एन NGO विच लुक आफ्टर ऑल, लाइक अगर कोई न्यू इंटर्न नहीं आ रहा है या न्यू पर्सन जिसकी फ्रेश ग्रेजुएशन हो गई, तो हम उसको विद द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टेक्ट करवाते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म विद ज़ीरो चार्जेस, ताकि हम उसको उसका जो फ्यूचर है या उसका प्रोफेशनल करियर है उसको किक स्टार्ट कर सकें। ज़बरदस्त। पर वर्कलोड की वजह से बैकबोन वगैरह में, नेक वगैरह में थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि आप 24 आवर्स ऑन फ्रंट ऑफ लैपटॉप बैठे होते हैं। तो या तो मैंने कायरो ब्रश का नाम काफ़ी सुना था फारूक भाई का, सो आई वाज लाइक कि चलें आज इनकी भी कहीं दर्द महसूस हो रहा है क्या? नॉट येट, बट अभी जो ट्रैवल करके हैं तो मुझे स्पाइरल कोड पे और ये नेक पे थोड़ा हेलमेट की वजह से जो प्रेशर लगा हुआ होता है, प्रेशर होता है आपकी नेक पे, सही। तो दैट्स व्हाई थोड़ा पेन अभी रिकॉग्नाइज हो रहा है इन बॉडी। सही। अच्छा फारूक, जो हमारे कराची की सड़कों का हाल है, तो उसमें मुझे लगता है हमारी गाड़ी के अलाइनमेंट के साथ साथ हम सबकी अलाइनमेंट खराब ऑन एंड ऑफ होती रहती है। बिल्कुल होती रहती है ना, और इस वजह से ही हमारे अजीब अजीब तरह के दर्द होते हैं, और ये तो बाइक भी चलाते हैं। तो आज आप इनके साथ क्या करेंगे? लाइक इन्होंने अभी कंप्लेन की है सर्विकल पेन की, तो लेट मी टेल यू कि ज़्यादातर बाइकर हजरात या वो हजरात जिनका जॉब रोल बाइक से रिलेटेड है, वो हमारे पास जब आ रहे होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन करते हैं वो लोअर बैक की और सर्विकल की, यानी कि अपर बैक रीजन या फिर नेक रीजन की करते हैं। तो सिंस ही मेंशन के इनको जो है वो सर्विकल में इस वक्त एक स्ट्रेस या एक टेंशन फील हो रही है, तो हाउ अबाउट कि इनको इसकी इफेक्टिवनेस दिखाने के लिए आज हम इनका नेक और सर्विकल रीजन का जितना बेल्ट है आज हम इसको अलाइन करते हैं। सही है, ठीक है, एंड लेट्स सी कि इनको क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो रेडी हैं आप नफीस? जी। अच्छा, ऑन योर मार्क्स। अच्छा, इसको आप मोड़ देंगे तो क्या किस तरह? नहीं, हम इनको इसी पोजीशन में एडजस्ट करेंगे। जस्ट हाँ, आई नीड यू टू टेक ऑफ योर ग्लासेस। ठीक है, सिट स्ट्रेट, बी वेरी रिलैक्स। ठीक है, दोनों पाँव नीचे कर लें। कायरोथेरेपी की या बोन सेटिंग थेरेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक तो आपका जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हुआ होता है, यानी कि आम अल्फाज में जो जॉइंट ज़रूरत से ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता जितना नेचुरली उसको करना चाहिए, ये थेरेपी उसकी उस रेंज ऑफ मोशन को भी दोबारा रिलीज़ कर देती है और ओपन अप कर देती है। एंड साथ ही ये पेन फ्री थेरेपी, पेनलेस थेरेपी है, तो आपको दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अच्छा है कि आज हम आपके मीडियम के तवज्जुह से आज नेक रिलेटेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेडेड एडजस्टमेंट्स कि जो देख रहा होता है उसको लगता है कि शायद प्रैक्टिशनर के हाथ में गर्दन आ जाएगी पेशेंट की, बट गुड थिंग इज कि ये सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग और पेनलेस एडजस्टमेंट है। Really? तो आज हम यही इनको करके दिखाने जैसे वाले हम हैं। कभी ऐसे करके उंगली चटखाते हैं तो बहुत सेटिस्फाइंग होता है, मगर आवाज आती है बिल्कुल ऐसा ही। अब मजे की बात ये कि उसमें भी आपको शायद खुद भी बचपन में बड़े मिस सुनने को मिले होंगे कि जी नहुसत होती है, वजू टूट जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, कि जॉइंट्स फूल जाएंगे, जॉइंट्स लूज हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। देयर इज नो सच थिंग। इनफैक्ट आपको फिंगर्स क्रैक करते हुए जो आवाज आती है वो हड्डी की होती भी नहीं है, वो उसके अंदर एयर बबल की होती है। यहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड्स मौजूद होते हैं आपके जॉइंट्स के बीच में। आप अगर जिसने फिजिक्स पढ़ी होगा हमारी ऑडियंस में, तो वो बहुत बेहतर तौर पे समझ सकता है कि टेम्परेचर और प्रेशर का एक डायरेक्ट रिलेशन या कनेक्शन है। तो जहाँ पे प्रेशर बढ़ता है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो जब यहाँ पे आप वो प्रेशर डालते हैं अपनी उंगली पे, तो प्रेशर के इंक्रीज होते होते टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो सिनोवियल फ्लूइड्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गैस बबल्स में जब वो कन्वर्ट होते हैं और आप बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे पहुंचते हैं, तो टक करके आप वो बबल्स बर्स्ट कर देते हैं। तो उससे फिर लेकिन पेन रिलीवर वो आपको रिलैक्सिंग बस इसलिए फील होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग को कंडीशन कर दिया होता है कि जब मुझे इसकी आवाज आएगी तो इसका मतलब है कि दैट समथिंग गॉट रिलीज्ड। लेकिन अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप 12 से 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम है, उससे पहले अपनी उंगली दोबारा नहीं चटखा सकते। या आप ट्राई करके देखिएगा। हाँ, लेकिन 12 से 15 मिनट बाद वो दोबारा वो आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? यस। ऑलराइट,
तो सबसे पहले सर्विकल का जो कनेक्शन है, क्योंकि आपके यहाँ आपका जो सर्विकल रीजन है C1 से लेके C7 तक, ये आपकी हेड मूवमेंट को, आई बॉल मूवमेंट को, फोकस को और शोल्डर्स को और हाथों की मूवमेंट को और फिंगर्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो बाज़ औकात जिन अफराद को सर्विकल का प्रॉब्लम होता है, देखा गया है कि अक्सर औकात वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि उंगलियों में एक नमनेस वाली या एक टिंगलिंग वाली फीलिंग आ रही है, तो वो भी उसकी वजह से होती है। तो सिंस दिस इज ऑल कनेक्टेड, तो हम हमेशा यहाँ से यानी कि हाथों से स्टार्ट करते हैं। सही है, ठीक है, ऑलराइट नफीस, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। आई होप ये ट्रैकिंग की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ हाँ, मुझे तो आ रही है। ठीक है, अच्छा, पहले आपने सारी ये एडजस्ट किया। नफीस, दर्द वर्द हो रहा है? नहीं, राइट नाउ तो अभी तक कुछ नहीं हुआ? रिलैक्स चल रहा है। आप मुड़े, आपकी वो आपकी पीठ आ रही है कैमरे की तरफ। हाँ ये कर लेते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को भी नजर आए कि हम क्या करें। जी जी। लेफ्टी हैं आप या राइटी हैं? लेफ्टी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ना वो टेंशन ज़्यादा है। अच्छा, एक मसला और भी है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर अफराद के जो फ़ोन्स हैं वो 200 ग्राम से ऊपर के हैं वेटेज में, और हमारे वो और हम ज़्यादातर उसको हाथ में लिए हुए होते हैं या नेटफ्लिक्स या ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ आजकल नौजवानों की इम्पैक्ट हुई है। अच्छा, नाउ दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ कनेक्टेड टू द सर्विकल रीजन एज वेल। तो जब हम इसको कवर करते हैं तो इसमें हेडेक्स, नोजिया, चक्कर आना और माइग्रेन, बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि आपको इसकी आवाज़ आती है या नहीं। आई, दर्द हुआ? क्या हाल है? Alright. क्या हुआ, क्या फील हुआ? झटका? झटका, like something ब्रोक इनसाइड? yes. आउच। थोड़ा पानी वानी पिलाएं ना। एक बड़ा ही इमोशनल रिलीज भी हो जाता है इसके बाद ना। इनफैक्ट बहुत सारे अफराद जो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनको स्ट्रेस बहुत जल्दी फील होना शुरू हो जाता है, वो उसी वक्त होता है जब उनका सर्विकल रीजन यानी कि नेक एरिया डिस्टर्ब हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ पिंच नर्व्स आपके यहाँ के मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुँचने दे रही होती हैं। तो ऐसे अफराद को जब वो हल्की सी भी कोई टेंशन फील हो जाए तो फौरन से ये जगह उनकी सख्त हो जाती है। आपने देखा होगा लोग कंप्लेन करते हैं कि कंधे भारी भारी हो रहे हैं, तो ये उसका मेन रीजन है। चलें अब हम आपके टॉप फ्लोर पे यानी कि C1 C2 पे एडजस्टमेंट अप्लाई कर रहे हैं। रिलैक्स हो जाए, बी वेरी रिलैक्स्ड, गुड। क्या हाल है? Alive. Currently alive right Still now. alive? Still alive, okay, cool. जबरदस्त। Okay, नहीं, आप यहाँ से वन पीस लेकिन जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रहोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। ये हमारा वादा है, आप यहाँ से वन पीस जाएंगे इंशाल्लाह। रिलैक्स। यहाँ पे बहुत हल्का सा था। वहाँ ज्यादा दिस आवाज आई। रेफर्स कि कहीं ना कहीं आप जब खड़े हुए होते हैं तो आप सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने इस पैर पे वजन डाल के खड़े हो रहे होते हैं। ऐसा नोट किया है आपने? ठीक है, तो अब जो आपने बात की ना कि हम खड़े खड़े भी अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस कि हम एक पैर पे वजन डाल के खड़े होने की आदत की वजह से अपनी एक पूरी साइड खराब कर लेते हैं। तो हालांकि वजन इनके पैर पे ये डालते हैं, लेकिन यहाँ तक इनका ये पूरा रीजन डिस्टर्ब था। How are you feeling, नफीस? अच्छा, इसके बाद अभी कैसा लाइट और रिलैक्स फील हो रहा है? अब जरा अगर अपनी गर्दन को दोनों तरफ सलाम फेर के और ऊपर नीचे करके देखें तो फरिश्ते तो नजर नहीं आ रहे आपको। नहीं, बट ये थोड़ा इंटरनल रिलैक्सेशन हो रही है। ठीक है, सही है। अच्छा, यहीं का एक पॉइंट हमारे Shoulder. शोल्डर जॉइंट्स भी हैं, तो हम इसको ऐसे रिलैक्स। अच्छा, मुझे डर लग रहा है। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, नाउ आई नीड यू टू स्टैंड अप एंड आपने ये यहाँ रख दीजिए चश्मा। अच्छा, बोथ palms on your ears, elbows closed, ears, elbows closed, breathe in, breathe out. Oh my God, what was that? इनका समझ लें कि हमने सर्विकल और सर्विकल के साथ साथ अपर थोरासिक यानी कि मिडिल स्पाइन का जो अपर हाफ है, अभी वो एडजस्ट किया है। अब आप बैठ सकते हैं नफीस। How are you और feeling, बैठ नफीस? के
जरा हमें I फीडबैक will दें। explain you later. अभी तो सब हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको कितना डिफरेंस फील हो रहा है जब आप अभी आए थे और आप बता रहे थे कि यहाँ एक टेंशन थी, तो वो टेंशन क्या वाकईतन ऐसा है कि जैसा हम क्लेम करते हैं कि वो इंस्टेंटली गायब हो जाती है, तो गायब हुई है या ये सब बकवास बातें हैं? नहीं, अभी फिलहाल फ़ौरन थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ बिकॉज मैं खुद अभी ड्राइव करके आ रहा हूँ अप्रॉक्स 35 किलोमीटर्स, तो अब थोड़ा लाइट फील हो रहा है, इजी। जबरदस्त। और अभी तो खैर क्योंकि सब कुछ चटका है ना, जैसे वो जो टड्डी, तो बहुत ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ होगा पहले, तो दिस इज द वेरी वेरी यूनिक फीलिंग। तो उसमें भी आप थोड़ी देर में एडजस्ट हो रहे होते हैं कि हुआ क्या मेरे साथ। सही है, जजिंग राइट नाउ के व्हाट्स हैपनिंग। सही है। ये चश्मा नफीस को दे दें ताकि Here you go. Thank you so much, नफीस। थैंक यू सो मच नफीस। अच्छा, हम अगर फिर कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें, मुझे बताएं कि वैसे इंसान को आम जिंदगी में किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए कि वो ये सब इन हालात में ना पहुंचे। सबसे पहले तो ये कि उठने बैठने में और सोने जागने में जो बिल्कुल बेसिक आप आके आप भी हरकत बैठ है जाओ नफीस। उनका ख्याल रखें। जैसे कि मैंने बताया कि खड़े जब हों तो एक टांग पे वजन डाल के खड़े ना हो, उसी तरीके से जब किसी सोफा पे या किसी चेयर पे बैठे हुए हों तो आजकल बिलखुसूस मर्द हजरात की आदत होती है कि वो कभी भी यूं सीधा नहीं बैठते, वो यूं बैठते हैं या वो ये टांग नीचे करके यूं करके बैठ जाते हैं। बट ये सारी वो हरकत हैं जो कि आपका पोस्चर खराब करती हैं। तो ठीक क्या है, ऐसे बैठे बिल्कुल स्ट्रेट? बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। ठीक है, आपका जो ये कुशन है, चाहे आप बैक केयर यूज करते हो कोई स्पेसिफिक, या आप नॉर्मल जो कुशन है वो यूज करते हो, हमारे यहाँ 99% अफराद को ये कुशन यूज करने का सही तरीका आता ही नहीं है। एक्चुअली ऐसे कुशन रखा हुआ है, हम आते हैं और हम यूं करके बैठ जाते हैं। ठीक है, विच इज रॉन्ग। एक्चुअल तरीका ये है कि आप हमेशा उस कुशन को रिमूव करेंगे। ठीक है, पहले जाके आप पीछे तक लग के चिपक के बैठ जाएंगे, देन आप हल्का सा लीन फॉरवर्ड करेंगे और हिप्स के ऊपर वाले रीजन से जहां से कर्व वो एक कर्व जहां से ये गैप स्टार्ट हो रहा है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एलिवेट करके यहाँ यूं लगाएंगे। और अब जब आप बैठेंगे तो एक्चुअली आप जो कुशन्स बने हैं आपकी मिडिल स्पाइन को सपोर्ट देने के लिए, हम लोअर स्पाइन को सपोर्ट दे रहे होते हैं। अब देखें इस वक्त अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने अपनी मिडिल स्पाइन को सपोर्ट दी हुई है, तो अब अगर मैं 1 घंटे तक भी यूं बैठा रहूं और स्लाउच करने की कोशिश भी करूं तो मेरी चूंकि मिडिल स्पाइन लॉक हुई हुई है तो मैं स्लाउच कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ अफराद क्या करते हैं, क्योंकि ये बैक सपोर्ट नीचे रखा हुआ होता है, तो थोड़ी देर में काम करते करते शोल्डर्स राउंडेड एंड स्लाउच पोजीशन आ जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ और यहाँ प्रेशर आता है और ये चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बैठने का तमीज़ या तरीका ये है। उसी तरह सोने का सबसे आसान तहजीब और तरीका ये है कि उल्टा तो बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि अच्छा उल्टा सोने में रिलीफ या मज़ा क्यों आता है, वो इसलिए क्योंकि स्पाइन ऊपर होती है, आप नीचे होते हैं, स्पाइन अपने आप को डिसएंगेज कर देती है क्योंकि उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती है। इसलिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त रिलीफ आता है और उल्टा होके बड़े सुकून से नींद आ जाती है। लेकिन दीन में जो इसकी ममानियत है, उसकी हिकमत एक्चुअली जब मैंने सर्च की तो ये निकली कि आपकी जो स्पाइन है वो आपकी बॉडी की हैवीएस्ट हड्डी है। तो जब वो ऊपर आ जाती है तो आपकी जो फ्रंट के ऑर्गन्स हैं इन पे वो पीछे की तरफ से अपना पूरा वेट डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर वो अफराद जो कि उल्टा सोने के आदी होते हैं, या तो उनमें आप ब्लोटिंग देखेंगी, स्टमक ब्लोट हुआ होता है, या किसी ना किसी तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज उनको होंगे, या तो कॉन्स्टिपेशन रहता होगा, या एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स रहता होगा, या लूज बाउल मूवमेंट रहती होगी। तो उल्टा सोने के बहुत सारे नुकसान आते हैं और उल्टा सोने वाले का पोस्चर कभी ठीक हो ही नहीं सकता। सही है, सही है। तो बेहतर है कि आप सीधे हाथ की करवट सोएं और या सीधा घुटनों के बीच में तकिया रखें। घुटनों के बीच में तकिया रख सकते हैं, बिल्कुल। इनफैक्ट इसमें आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट अभी मेरे दिमाग में रेज हुआ है आपसे इस बात करते हुए कि हमारे यहाँ इस वक्त सोने की वजह से जो सबसे ज़्यादा पोस्चर ख़राब होने का रीज़न है वो है स्प्रिंग मैट्रेसेस। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत लोगों की कसीर तादाद स्प्रिंग मैट्रेसेस को यूज़ कर रही है और उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि बाय रिसर्च स्प्रिंग मैट्रेस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूटर्स फॉर मिसअलाइंड स्पाइन्स एंड इनकरेक्ट पोस्चर्स। तो अगर आप 1 साल से भी किसी स्प्रिंग मैट्रेस पे सो रहे हैं तो बहुत आसानी से आपकी स्पाइन और आपका पोस्चर तबाह और बर्बाद हुआ होगा, आपको नहीं तो पता। क्या करें, रुई के गद्दे भरवा के जमीन पर सोएं? नहीं, इसमें जो सबसे अच्छा मशवरा है वो मेरा ये होगा कि हमेशा एक फर्म कैटेगरी का फोम मैट्रेस जो है। सख्त वाला फोम होता है। सख्त में भी मतलब सेमी हार्ड भी आते हैं, ठीक है, मैं ब्रांड का नेम नहीं लूंगा,
ठीक है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मार्केट में इजीली, तो ऐसे स्प्रिंग मैट्रेसेस होते हैं जो क्लेम करते हैं कि ऑर्थो हैं। देखें इन दी एंड अगेन वो हैं तो स्प्रिंग ही, ठीक है। अब एक बॉक्स स्प्रिंग मैट्रेस जो है वो हज़ारों छोटे छोटे पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेसेस से बना हुआ है। जहाँ पे आप लेट रहे हैं, यानी कि आपका लार्ज मसल ग्रुप जहाँ पे लग रहा है जाके, उस जगह का ऑब्वियसली वेट ज़्यादा है, तो वहाँ के स्प्रिंग्स की इलास्टिसिटी जल्दी डिस्टर्ब हो रही होगी। जहाँ आपके पैर लग रहे हैं वहाँ की तरफ इतना ज़्यादा बोझ नहीं लग रहा होगा गद्दे को, तो वहाँ की स्प्रिंग और इलास्टिसिटी जो है वो स्टिल इंटैक्ट रहेगी। तो थोड़े टाइम बाद वो आपके स्पाइन को सपोर्ट करने से कासिर हो जाता है वो। राइट। तो अगर हम अपने पोस्चर का ख्याल रखें दिन भर भी और रात को सोते हुए भी, तो हमारी अलाइनमेंट काफ़ी हद तक करेक्ट रहेगी। अच्छा, क्या वैसे भी अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस और वो सब करें तो भी हमारी अलाइनमेंट सही रहती है? अच्छा, अब ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर तो बात सीधी सी है कि अगर आपकी अलाइनमेंट आउट हुई हुई है तो आप और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो बहुत सारे लोग ना चलते फिरते मशवरा दे देते हैं कि जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचेस कर लो। इससे बाज़-औक़ात वो चीज़ और ज़्यादा वर्सन हो जाती है। तो जिस तरह से आपको कोई बीमारी या तकलीफ़ होती है तो आप उसके लिए डॉक्टर के पास या उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो जैसे ही आपको पता लगे कि आपका पोस्चर ख़राब हो गया, तो यू नीड टू कंसल्ट अ कायरोप्रैक्टर और अ बोन सेटर फर्स्ट। उनको जाके अपना पोस्चर चेक कराएं, उनसे अपने आप को करेक्ट करवाएं, उसके बाद जो एहतियातें करनी है वो अलग है। सही। थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त Always a pleasure. एंड आई होप कि आपके हालात कुछ बेहतर हो गए होंगे। ये तो मैं थोड़ी देर में पता चलेगा ना कि हाउ इट हैज़ चेंज्ड यू इंटरनली। आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम कोई राब्ता करने चाहे आपसे तो हाउ पीपल कैन गेट एन अपॉइंटमेंट? हमारा फेसबुक पे एक पेज है ची रोबस्ट, CHIROBUST, ची रोबस्ट के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। तो लोग हमें वहाँ पे राब्ता कर सकते हैं और वहीं से ऑनवर्ड्स फिर हम उनकी हिस्ट्रीज ऑब्टेन करके और फिर आगे अपॉइंटमेंट के लिए उनको लेके जाते हैं। सही। थैंक यू सो मच। आप भी अगर अपनी बुढ़ापे को बचाना चाहते हैं तो पहली बात तो एक अपना ख्याल रखें, अपने पोस्चर का ख्याल रखें, सीधे बैठें, जो कि मुझे यहाँ बैठ के काफ़ी सब रिमाइंड कराते हैं सीधी बैठे, तो आई ट्राई कि मेरा बाकी दिन भी सीधे बैठ के गुजरे। दूसरा, स्प्रिंग मैट्रेस, मैं तो पता नहीं कितनी सदियों से सो रही हूँ स्प्रिंग मैट्रेस के ऊपर, मुझे तो नींद भी नहीं आती फोम के गद्दे पे या ज़मीनी गद्दे पे। लेकिन हाँ, ये है कि हम सब इसीलिए आड़े टेढ़े हो चुके हैं क्योंकि हमने अपना ख्याल नहीं रखा। और तीसरी चीज़ है कि अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड देम, इट्स वेरी इजी टू फाइंड देम। ची रोबस्ट के नाम से आप फेसबुक पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जाके एंड गेट योरसेल्फ अलाइन्ड। गाड़ियों की अलाइनमेंट देखें, बार बार हमारी ख़राब हो जाती है तो हमारा क्या हाल होता है इन सड़कों के ऊपर। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम किचन में आपसे मुलाकात करेंगे शेफ़ साइमा के साथ। आज कुछ मज़ेदार सा बन रहा है, वो क्या बन रहा है जानते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम आपको लेके चलते हैं साइमा के पास और साइमा क्या बना रही है अभी उन्हीं से जानते हैं। साइमा, आज क्या बन रहा है? जी, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आए हैं रमज़ान के भी हवाले से, और वैसे ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बनाने जा रहे हैं आज हम अपने किचन में एग एंड चिकन क्रॉकेट्स। ज़बरदस्त। ठीक है, तो अब मैं इसके पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ और साथ साथ ही हम अपना प्रोसीजर भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने किया ये है कि यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है। आप बिल्कुल छोटे स्मॉल क्यूब्स भी ले सकते हैं, मुर्गी की बोटियाँ छोटी, अगर वो आपके पास अवेलेबल हैं। 300 ग्राम जो है वो चिकन का कीमा है। इसके बाद मैंने इसमें 3 अंडे लिए हैं और उन 3 अंडों को लेके बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ही मैंने इसको कद्दूकश भी कर लिया है। यहाँ पर डिश में आप देख सकते हैं 3 अंडे यहाँ पे मौजूद हैं। फिर इसमें जाएगी तकरीबन 1/4 कप ऑफ चेडर चीज़, ये भी मैंने ग्रेट कर ली थी और इसमें डाल दी है, शामिल कर दी है, इधर प्याले में मौजूद है। अच्छा, अब हम ज़रा चिकन के अज्जा देख लेते हैं। चिकन के इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने ली है 1 प्याज 300 ग्राम कीमे के हिसाब से चॉप कर ली थी, और कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं कि इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर ही लाल मिर्ची का पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून जाएगी काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है चिकन पाउडर। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप उसकी जगह नमक ऐड करें हस्बे ज़रूरत। फिर मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर
गार्लिक पाउडर। ठीक है, अगर आपके पास किसी के भी पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप घर में पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरेगनो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, ये भी मैंने 1 टीस्पून के बराबर ले लिया है। धनिया हम शामिल करेंगे। अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें मैं शामिल करने जा रही हूँ ये जो एक चॉप प्याज थी, थोड़ा मैंने ऑयल डाल लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल फ्राइंग पैन में शामिल कर दिया था। और मैं अब एक जो है प्याज को थोड़ी देर के लिए हम सौते करेंगे। जैसे ही प्याज सौते होगी, हल्का सा कलर चेंज करेगी, तो हम शामिल कर देंगे इसमें चिकन का कीमा। और चिकन का कीमा डालने के बाद ही हम इसको स्टर फ्राई करते रहेंगे तेज़ आंच पे, क्योंकि मुर्गी है, मुर्गी का कीमा है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये फ़ौरन पक जाएगा। अच्छा, जब कीमा जो है वो थोड़ा हमारा कलर चेंज कर लेगा तो फिर हमने सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें मिक्स करने हैं। और ड्राई स्पाइसेस मिक्स करने के बाद भी हमने थोड़ी देर इसको कुक करना है। जब ये कुक हो जाएगा तो अभी मैं आपको सब कुछ साथ साथ दिखाती जाती हूँ ताकि आप कुकिंग प्रोसेस भी देखें। जैसे ही ये इसमें मैंने शामिल की है अभी प्याज, तो प्याज में से अब खुशबू भी आने लग गई है। ठीक है जी, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं। देखें, ये हल्की सी प्याज जैसी ही सॉफ्ट हुई है, अब हम शामिल करने जा रहे हैं इसमें कीमा। ठीक है, कीमा डाल रहे हैं 300 ग्राम। आप मुर्गी की बोटियां भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पका के चॉपर में डाल के चॉपराइज करना है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो आज हम रेसिपी सीख रहे हैं, ये आसानी से मेड टू फ्रीज़ भी है। तो अब रमज़ान आने वाले हैं, हम रमज़ान सीरीज़ भी कर रहे हैं, साथ साथ आपको झटपट रेसिपीज़ भी सिखा रहे हैं। तो आप इसको बना के बॉक्सेस में लेयर लगा के एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अप टू 1 मंथ इनको कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल आराम से जब आपका दिल चाहे आपने निकाला, फ्राई किया, सर्व किया, या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अच्छा, अभी हमने कीमा डाल लिया है, थोड़ा देर वेट करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम सारे अपने मसाला जात इसमें शामिल करेंगे और शामिल करके इसको फ्राई करेंगे। जब हमारा कीमा डन हो जाएगा तो मैं इसको ब्रेक में चॉपर में पीसूंगी, कीमे को चॉपर में पीसेंगे। और जब हम इसको पीसेंगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद स्लाइस, घर में वाइट ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड हो, या हाफ कप ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास हैं तो आप वो शामिल करके कीमे को पीस लेना। जब कीमा पिस जाएगा तो उस कीमे को हम अपने 3 जो हमने श्रेडेड बॉइल्ड एग किए थे वो और ग्रेटेड चीज़ के साथ मिक्स करेंगे। और फिर साथ ही 1 टेबलस्पून के बराबर मस्टर्ड पेस्ट और 1 टेबलस्पून के बराबर ही केचप भी मैं मिला दूंगी। तो ये हमारा क्रॉकेट्स का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं ये करूँगी कि क्रॉकेट्स की तरह शेप दे के, वो हम आपको कैमरे में दिखाएंगे बाद में। यहाँ पर मैंने फ्लावर की ले ली है स्लरी, जैसे हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाते हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है और उसमें ही 3 से 4 चम्मच मैंने पानी शामिल कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके की स्लरी बन गई है। अगर आप स्लरी नहीं बनाना चाह रहे तो आप अंडे में भी कोट कर सकते हैं। जब हमारे क्रॉकेट्स रेडी हो जाएंगे, शेप दे दूंगी मैं, तो फिर उसके बाद पहले मैं इसको फ्लावर स्लरी में कोट करूंगी, फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करूंगी और फिर मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो ये सारा जो है वो प्रोसीजर है इनको बनाने का। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत झटपट बनेगी, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा काटनी भी नहीं है, तो इसलिए और भी आसान है। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें आज और अपने फीडबैक्स बताएं हमें ज़रूर। अच्छा, देखेंगे अब हमारा ऐसा कीमा का जो कलर है चिकन का वो चेंज हो गया है। तो मैं अब इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करने जा रही हूँ। ड्राई स्पाइसेस में मैंने आपको बता दिया था, हमारा रेसिपी कार्ड में भी आ जाएगा कि 1 टीस्पून ऑरेगनो चला गया, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर चला गया, 1 टीस्पून ही
चिकन पाउडर डाल रही हूँ। नमक अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही पेपरिका पाउडर गया था। पेपरिका पाउडर के बाद मैंने इसमें ½ टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया था। अच्छा, आप देख रहे होंगे इस वक्त कि गोश्त ने पानी छोड़ दिया है कीमे ने, तो इसको अब हमने तेज़ आंच पर ही पकाना है क्योंकि ये कीमा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और ये बहुत ही जल्दी अभी ड्राई भी हो जाएगा। तो अगर माविश आप ब्रेक लेना चाह रही हैं तो ले बिल्कुल, सकती बिल्कुल। हैं। ठीक है, अभी ब्रेक और ड्यूरिंग द ब्रेक आप इसको चॉपराइज कर लेंगे। जी मैं सही। इसको देखें, ये इस तरीके से भी कैमरे में हमारे नज़र आ ही रहा होगा। इस तरीके की कुछ फॉर्म आ जाएगी अच्छे से मिक्स होने के बाद। फिर मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी। ठंडा करके मैं इसको चॉपर में एक ब्रेड का स्लाइस डाल के चॉपराइज कर लूँगी। ठीक है, और फिर बाद जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है अलग से अंडे का और चीज़ का, उसमें मिक्स करके धनिए के साथ इसके हम क्रोकेट्स बनाएंगे। ठीक तो है, वो हम बाद में सही। दिखा देंगे। ठीक है, फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं, और ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत रेलेवेंट है। हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कोई मुतनाज़ किस्म के हालात पैदा होते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे सॉल्व नहीं होता, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। झगड़ा हम कर लेते हैं, किट हो जाती है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, या तो हम वहाँ जगह छोड़ देते हैं, या सारी ज़िंदगी के लिए बातचीत बंद कर देते हैं, या नौकरी छोड़ के चले आते हैं, मगर हमसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पा रहा होता। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह की करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हमारे छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं घर में, एट वर्क, और हम उनको एड्रेस नहीं करते क्योंकि हमें डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन से डर लगता है। हम आम सारी बातें कर लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक हम किसी के शख्स के साथ पूरा दिन भी गुजार लेंगे, लेकिन हम वो बात एड्रेस नहीं करेंगे जो हमें बॉदर कर रही है। और अगर एक छोटी सी चीज़ अगर बॉदर कर रही है और हमने सब उसके बारे में बात नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता वो होता है ना, एक छोटा सा मच्छर का कांटे वाला दाना कैंसर बन सकता है, और फिर इवेंचुअली रिलेशनशिप में होते हैं तो आप जो है उस शख्स से मिलना बंद कर देते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। एट वर्क होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ता है कि आप रिज़ाइन कर देते हैं। जो बात शायद एक कॉन्वर्सेशन से हल हो सकती थी, उसको हम पका के खुद ही बड़ा करते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह रिजॉल्व किया जाए, आपको पता है पूरी दुनिया में इस पर प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उससे बात करने के लिए मैंने आज मधु किया है। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में सालों से काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कराते हैं, इंटरनेशनली भी बात करते हैं जाके। फ़हद अहमद साहब, मैं भी आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़हद। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हद, आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और मुझे साथ में ये भी बताइए कि पूरी ज़िंदगी के शुरू में जो आप कॉन्फ्लिक्ट जिनको इग्नोर करते थे, आज आपने सीख लिया उनको मैनेज करना? सीख रहे हैं, सीख रहे बिल्कुल हैं। यकीनन, क्योंकि इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। मेरा नाम फ़हद अहमद है एंड आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ आईटी इन जुबली इंश्योरेंस कंपनी, और तकरीबन 20 साल से ज़ायद का मेरा सफ़र है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ज़बरदस्त। सो ओवर द ईयर ज़ाहिर सी बात है, आपने कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में या जॉब इन्वायरमेंट में ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन एक जो चीज़ इसका आपका रोज़मर्रा वास्ता पड़ता है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ या योर प्रोफेशनल लाइफ। सो द हाउ टू डील विद पीपल, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको काम करना होता है, लोगों के साथ रहना होता है या उनके साथ चलना होता है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। Absolutely. कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तौर पे भी हो सकता है, और बाज़ दफ़ा इख्तिलाफ़ राय कुछ और प्रोफेशनल वजूहात की वजह से भी होती है, बट यू हैव टू फेस। आपने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तिलाफ राय, हम पहले सिर्फ इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता क्या है। क्या वो सिर्फ मेरा और आपका इस बात पे इख्तिलाफ के चाय पियेंगे, कॉफ़ी, या फिर कोई डीपर इसका मीनिंग होते हैं फॉर अ पर्सन? अच्छा, एक जो चीज़ इसको हमें बहुत बेहतर तौर पे समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि डिसएग्रीमेंट या इख्तिलाफ राय और कॉन्फ्लिक्ट जो तनाज़ा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। डिसएग्रीमेंट कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या कोई पर्सपेक्टिव हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गया, जैसे आप और मैं डिफ़र कर सकते हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट इज़ जहाँ पे वैल्यू सिस्टम
जो है ना वो मुतासिर हो रहा हो या जहाँ पे वो आपके लिए बिल्कुल अननिगोशिएबल हो। सो कि उस बात को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी की बात आ गई, फॉर एग्जाम्पल यू नो ऐसी चीज़ आ गई जहाँ पे जो आपकी ब्रॉटअप हुआ है, जो आपकी फितरत है या जो आपका वैल्यू सिस्टम है वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो एंड अगेन ये छोटे से डिसएग्रीमेंट पे बेस्ड ही होता है। कोई एक छोटी सी चीज़ होती है, आप उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं ये तो यू नो इट्स ओके, यू नो जैसे टाइम बढ़ेगा ये चीज़ ठीक हो जाएगी, बट उस पर ना चीज़ें बिल्ड अपॉन होती रहती हैं और एक टाइम आता है कि वो पे ब्लो अप कर जाता है। जो कहते हैं आखिर में फट पड़ा, वो जो फटने से पहले आपको मैनेज कर लेना चाहिए। सो इंसान की नेचर या फितरत भी ऐसी होती है, कुछ लोग बहुत गो गेटर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत पैसिव होते हैं, वो इस तरह की कॉन्फ्रंटेशनल गुफ्तगू कॉन्वर्सेशंस में जाना नहीं चाहते। इसमें एक बड़ा जो अब तक जो मैं समझाऊं वो ये कि एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है वो उनकी तरबियत का और जिस माहौल में वो पले बड़े होते हैं उसका भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल एज एन इंडिविजुअल आप आउटस्पोकन है और आपके पेरेंट्स ने आपको वैसे ही बनाया है और आप हर चीज़ में अपना ओपिनियन देना जो है ना अच्छा समझती हैं, फर्ज समझते हैं, सही है, फर्ज ही अच्छा समझते हैं, बिकॉज योर पेरेंट्स और योर द एनवायरनमेंट हैज रेज़्ड यू लाइक दैट। सो व्हेन आप जब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आते हैं या पर्सनल कैपेसिटी में रिलेशनशिप में भी होते हैं तो वहाँ पे भी आप कन्फ्रंटेशनल गुफ्तगू में भी ना हिचकिचाते नहीं और उसको हेड ऑन लेते हैं। आपने एक मुहावरा यकीनन सुना होगा, टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स वाली जो बात है। सो जितना जल्दी आप चीज़ों को एड्रेस कर लें उतना बेहतर होता है, क्योंकि वंस एक पॉइंट आता है कि इट विल बिकम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ पे बहुत मजबूत ताल्लुक भी मुतासिर होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, एंड देयर इज नो यू नो गेटिंग बैक। एब्सोल्युटली। अभी आपने कहा ना कि आप बहुत दफ़ा आपकी तरबियत का पार्ट होता है, और इसमें हमने अक्सर देखा है कि जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है वो हर चीज़ को हेड ऑन लेना जानता है, क्योंकि वो बचपन से बड़ा होता है, और अक्सर सेकंड नंबर वाले या बीच में जो सैंडविच बच्चे होते हैं बेचारे, वो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, वो आसानी से सरेंडर कर देते हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं ना कि आखिर में वो शख्स भी कह रहा होता है कि मेरी बस हो गई, और वो अक्सर डिप्रेस्ड भी रहते हैं, अक्सर अनहैप्पी होते हैं। तो हमें अंदाज़ा होता है कि जो शख्स अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार नहीं कर पाता वक्त पे, वो आपको लेटर डिप्रेशन में या अनहैप्पी नज़र आता है। और द पीपल हु आर वेरी आउटस्पोकन या जिनको आता है अपनी बात को रखना, वो ज़रा ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है और उसको कॉन्फ्लिक्ट को से डरता है, अक्सर जो शरीफ लोग होते हैं वो डरते हैं झगड़े से, या फिर उसके लिए वो नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके लिए वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन स्टाइल हो, या क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ना के बाद में आप फटें या आपकी बस हो जाए, आप पहले ही आइडेंटिफाई करके बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर लें? तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें एक मैं छोटी सी बात ऐड करूंगा कि आपने कहा ना कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर डेवलप हो जाती है बचपन से। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी औलाद या बड़ा बच्चा ही हो, कभी कभार इट बिकम्स द हैबिट ऑफ अ सेकंड गाय एज वेल, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स कहते हैं वो बड़ा भाई है, वो बड़ी बहन है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो ये जो भी जिस नंबर के भी बच्चे होते हैं या जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अंदर ना जब वो बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी बस हो चुकी होती है, तो वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं यू नो आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ एंड आई डोंट हैव टू। उसमें ना वो बैलेंस खो देते हैं। बिल्कुल सही कहा। सो उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है ना वो हर किसी को नेचुरली नहीं आता। हमारे माशरे में चाहे वो ख़वातीन को कहा जाता है वो बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हैं, मर्द अग्रेसिव होते हैं, लेकिन मैं दोनों जेंडर्स को समझता हूँ कि जब not everybody is very you know emotionally intelligent और इमोशनल एक्सप्रेशन की जो उसके अंदर ग्रिप होती है ना उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आई गेस उनको ज़रूरत होती है कि इस तरह का मौका आए तो गेट्स अ हेल्प, नॉट अ प्रोफेशनल हेल्प बट समबडी जिसका आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे बात कर सकें, व्हाट यू आर फेसिंग टू। समटाइम्स अराउंड आपसे गुफ्तगू करके भी ना अपने दिल का बोझ आप हल्का करते हैं, तो जब कैथारसिस हो जाता है, आप वो क्लटर निकल जाता है, तो यू वुड नो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। एंड सेकेंडली जो बात थी वो ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। जो आपने बात की ना कि देखिए होता क्या है कि जब आपके इमोशनल स्टेट्स अनरेगुलेटेड होती हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आप छोटी सी बात पर ट्रिगर कर जाते हैं, ऐसा रिएक्शन देते हैं जो आपके घर वाले और आपके प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं, ये तो ऐसे नहीं थे कभी भी, तो आज क्या हो गया इनको। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप वो बहुत अरसे से चीज़ पक रही होती है एंड सडनली वो ट्रिगर करती है एंड आप ना वो इमोशनल इम्बैलेंस में आ जाते हैं, एंड देन यू डू सर्टन थिंग्स और यू टेक सर्टन एक्शंस व्हिच कॉस्ट यू फॉर द लाइफ।
नॉट ओनली जो आपका वक्ती गुस्सा तो होता है, लेकिन फिर अच्छा ये डैमेज आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं होता, ये पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो जाता है कि आप कुछ चीजें ऐसी कर जाते हैं जिसकी बेसिस पे यू नो वो इरिवर्सिबल काइंड ऑफ अ रिएक्शन होता है एंड यू कैन नॉट गो बैक एंड आप जिंदगी भर उस पे परेशान रहते हैं, रिग्रेट करते हैं. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली we all need to learn how to get in control of emotions. हाँ, तो अब यहाँ वही हम सवाल था ना कि कैसे कम्युनिकेट करें. अब अगर आगे वाला शख्स है और कोई कन्फ्लिक्टेड हमारा ओपिनियन है या मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा शख्स के साथ काम, तो आप ये सलाह देते हैं कि बातचीत हमेशा हल है. देखिए डायलॉग तो ऑलवेज इज द बेसिस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. उसकी रीजन ये होती है कि जब तक आप बात दूसरे की सुन या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा या समझूंगा नहीं, जब तक मैं असल में रूट कॉज नहीं समझ पाऊंगा. बिल्कुल. अगर मुझे कोई चीज़ ट्रबल करिए, फॉर एग्जांपल हम किसी से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं और उसका चाहे वो आपकी जो ऐसी रिलेशनशिप हो, नॉट रोमांटिक बट अदर कोई से भी रिलेशनशिप में, और आप ना उसकी किसी बात से तकलीफ में आते हैं लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं यार इट्स ओके. बट वन टाइम वो चीज़ ऐसी होती है कि ट्रिगर बन जाती है कि आप खुद किसी ऐसी स्टेट में होते हैं कि आपके लिए वो चीज़ बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज सिट डाउन विद दैट पर्सन एंड से कि देयर इज सर्टेन थिंग दैट bothers me and it's not something personally, it's something that I really want us to talk about it so that आपको भी पता हो कि मैं किन चीज़ों को ना मुनासिब समझता हूँ या आप मुझे बताएं मेरी कौन सी चीज़ें. वो कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट बनाया है, तो बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुझे पता ही नहीं होगा कि आपको मेरी कौन सी बातें ट्रिगर करेंगी. और अक्सर हमें नहीं पता होता क्योंकि अगर आगे वाला कॉम्प्रोमाइजिंग है या वो वक्ती तौर पर खामोश हो गया या हमारे से रिश्ते में छोटा है, वाइफ है, छोटा भाई है, अक्सर माएँ चुप हो जाती हैं, माएँ इग्नोर करती हैं बच्चों को. फिर एक दिन वो सारा दिन बड़बड़ा रही होती हैं, कहते अम्मी को क्या हो गया, तो पता चलता है अम्मी की हो गई है बस. या जब आप घर आती है तो अम्मी बिल्कुल खामोश होती है, आपसे बात नहीं कर रही होती. हाँ, आप कहते क्या हुआ, तो वो कहती हैं कि तुम्हें से क्या. हाँ, तुम्हें से क्या. तो तुम्हें से क्या कहने से पहले आपको बच्चे को बिठा के बता देना चाहिए कि आई एम नॉट लाइकिंग इट या इट्स मेकिंग मी वेरी अनकंफर्टेबल. एग्जैक्टली. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना वो ये हमेशा होती है कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना बहुत क्लियरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए. एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट ना बेसिक रूल है किसी भी कम्युनिकेशन का और किसी भी रिलेशनशिप का. एब्सोल्युटली. अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि मुझसे एक्सपेक्टेड क्या है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी सेट विद एचआर एंड हम एनुअल परफॉर्मेंस पे जाते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ डिसएग्रीमेंट आता है कि यार आप ना लोगों से बहुत डिफरेंट तरीके से लोगों को जज करते हैं. बिकॉज आई ऑलवेज कम्युनिकेट माई एक्सपेक्टेशंस टू माई टीम कि उनको पूरे साल करना क्या है. तो आखिरी वक्त में बैठ के मैं उनको नहीं बताऊंगा कि जी आप यहाँ मिसिंग थे. तो जितना जल्दी जिस रिश्ते में आप एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली कम्युनिकेट कर देंगे, हमेशा ये प्रॉब्लम वहाँ कम से कम आएगी. एब्सोल्युटली. बात आपने बहुत अच्छी की. और हम अक्सर जब रिश्ते बना रहे होते हैं, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप हो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिससे वो शख्स भाग जाए या तो नौकरी चली जाए या वो बंदा हमें छोड़ के चला जाए, क्योंकि वक्ती तौर पे हमें उसकी ज़रूरत होती है. और जब हम एक्सपेक्टेशंस भी अपनी सही से कम्युनिकेट नहीं करते या ये नहीं बताते कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर मी और या इन माय एनवायरनमेंट, बाद में वही चीज़ हमें खलनी शुरू हो जाती है. बिल्कुल. उसकी रीज़न ये है कि ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग ना एक टेंडेंसी है कि हम लोग ना हमेशा सर्वाइवल मोड में रहने के आदी हैं, जो बाबा आदम से एवोल्यूशनरी हमारा बिल्कुल ऐसे ही है. सो जब कोई खतरा नजर आता है ना तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ खतरा. जब हम अपनी कम्युनिकेशन में या ट्रेनिंग से बात करते हैं या वर्कशॉप से बात करते हैं, मैं और लोगों से हमेशा पूछता हूँ कि व्हाट्स कम्युनिकेशन फॉर यू. आप मुझे उसको पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्क्राइब करें, यू नो, एक इमेज बताएं. तो वहाँ पे आपको हमेशा 99% लोग ये वाली बात बोलेंगे कि इट्स नेगेटिव. And when there is something negative, it's a risk for you, you always run from that threat. So, लोग इतना आसानी से उस चीज़ को हेड ऑन लेने के तैयार इसलिए नहीं होते कि उनको डर होता है वो अपने किसी प्यारे को खो देंगे, वो अपनी नौकरी को खो देंगे, वो अपने मकाम को खो देंगे. मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको लगता है, बाज़ औक़ात लोगों को ये भी लगता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे. एब्सोल्युटली. सो ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अच्छा चलें, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कितना ज़रूरी है इसको एड्रेस करना. अब अगर हम एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि फॉर इंस्टेंस आपने एक कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई किया है एट वर्क एट होम, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले एग्जैक्टली अगर मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा हूँ और चाहे वो घर हो चाहे जो, तो कुछ चीज़ें ना बहुत फंडामेंटल होती हैं. उसमें नंबर 1 तो ओपन कम्युनिकेशन. यू सिट डाउन विद दैट पर्सन, चाहे इट्स योर पर्सनल लाइफ पार्टनर हो, आपके कोई फ्रेंड हो या आपकी कोई घर वाले हो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज. व्हाट्स कॉजिंग दैट थिंग. तो उसका जब तक आपको रूट कॉज नहीं मिलेगा, जब तक आपको कभी भी आप हमेशा टामक टोइयां मारते रहेंगे और यू नो हिट एंड ट्रायल पे चलते रहेंगे. जो सेकंड चीज़ होती है वो जो होती है
वो ना आपकी इमोशनल जो आप बात कहते हैं, इमोशनल स्टेट्स जो होती हैं, वो ये कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनको ट्रिगर कर रही है आपकी, या आपको क्या ट्रिगर कर रही है। अनटिल अनलेस आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, या जिसके साथ आपका ताल्लुक है और आप कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं उनके बारे में नहीं पता होगा, तो आप कभी भी उस चीज़ को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। इट ऑलवेज बी अ कॉम्प्रोमाइज फॉर द शॉर्टर टर्म। कभी कभी ऐसा तो होता है ना फहद कि आपने एक आध दफ़ा कम्युनिकेट किया होता है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रही है बात, वो हंसी में उड़ा देते हैं। ऐसे ही जैसे इवन चले हम वर्क की बात नहीं करें, घर में बात करें, अगर अम्मा होती हैं बच्चों के साथ और कहती हैं कि बेटा तुम इस तरह, तो अरे मामा आपको तो हर वक्त यही फील होता है। बच्चे उस चीज़ को वाकई सीरियस नहीं लेते, अक्सर स्पाउस एक दूसरे को सीरियस नहीं लेते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या असर्टिव कम्युनिकेट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल असर्टिव कम्युनिकेशन इट्स नॉट ऑलवेज कि आप कम्युनिकेट बहुत सख्ती से करें। इट हैज टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड इंश्योर दैट कि आप बाउंड्री डिफाइन कर दें। मैं छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि आई वाज इन माय स्कूल, मैं छोटा था तो मेरी एक आदत थी कि मैं अपनी वॉच ना उतार के जब भी मैं शाम को खेल के आता था वो वॉशरूम के बाहर रख देता था, फ्रेशन अप होता था और चला जाता था। मेरे ग्रैंडफादर मुझे हमेशा 2 दफ़ा समझाया उन्होंने कि बेटा डोंट पुट योर वॉच है एंड अदरवाइज इट विल गेट लॉस्ट और डैमेज हो जाएगी। लेकिन छोटे बच्चे को कहाँ समझ में आता है। सो उनकी जो असर्टिव कम्युनिकेशन का तरीका है, थर्ड टाइम ये वाकया हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो वॉच ली और अपने पास रख दी। फॉर 3 months में उस वॉच को ढूंढता रहा, पूरे घर में डांट पड़ती रही कि यू आर इररिस्पॉन्सिबल और ऐसा ऐसा। आफ्टर 3 months उन्होंने बोला बेटा ये रही आपकी वॉच। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड आई वाज 6 year old और 7 year old, नाउ आई एम बहुत ज़्यादा मैं बड़ा हूँ। उसके बावजूद आज तक मेरी आदत नहीं गई। दैट वाज वन फ्रॉम द कम्युनिकेशन दैट ही डिड। सो इफ दैट हैपेंस, पीपल डोंट टेक यू सीरियसली या हंसी मजाक में उड़ा दिया, तो उसकी 2 रीज़न होते हैं। या तो ये दे स्टार्टेड टेकिंग फॉर ग्रांटेड, या आपने बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की सही। सो आपको बैठ के बताना पड़ता है अपने अमल से, अपनी बात से कि देखिए व्हाट इज द बाउंड्री एंड हाउ वी नीड टू इंटरैक्ट अबाउट इट, हाउ डू यू मैनेज दैट। बहुत दफ़ा वी आर टेकिंग लव्ड वंस फॉर ग्रांटेड। एब्सोल्युटली। हम नौकरी पे तो बहुत ख्याल करते हैं क्योंकि हमारी वहाँ से तनख्वाह नहीं होती है। हम अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, स्पाउस को या अच्छे दोस्तों को जो कि हमारे बहुत पुराने दोस्त होते हैं, हमने उन्हें बहुत इजी ले लिया होता है। और क्योंकि शायद उनका बेचारों का ट्रैक रिकॉर्ड ये होता है कि वो हर बार हमारे पास वापस आते हैं, है ना। तो जो हमने बात की ना कि सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज़ द की। पहले मुझे तो पता हो। दूसरा जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इवन दिस इज़ व्हाट आई डू, इफ somebody डज एनीथिंग, कोई भी चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं आ रही या मैं उससे एग्री नहीं हूँ, आई ऑलवेज सिट विद देम एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव कि अगर तुम ये कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, या वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। एज सून एज आई अंडरस्टैंड कि ये शख्स की जो बात है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, या इसका माइंडसेट क्या है, या ये क्या सोच रहा था इसने कहा है, मेरा अपना मसला हल हो जाता है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो ये मेरा मसला नहीं है। हाउ आई रिएक्ट टू इट, दैट इज इन माई कंट्रोल। एग्जैक्टली, रिस्पॉन्स, हाउ टू यू टू रिस्पॉन्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे अभी आपने एक वाली बात कही, मैंने आपसे कहा कि ओपन कम्युनिकेशन डायलॉग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू गेट टू द रूट कॉज। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बात करता हूँ पार्टनर्स की या लेट्स से फ्रेंड्स की, तो अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं ना आपसे किसी बात पे, कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप जब उनकी बात सुनते हैं तो यू गेट टू द रूट कॉज का एक्चुअली मसला क्या है। फॉर एग्जांपल समबडी सेइंग कि यार मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है, हाँ, और ऐसा है, और यू डोंट गिव टाइम के बजाय। सो अब मैं जस्टिफाई करूं कि आई आल्सो हैव अ जॉब, कंज्यूमिंग जॉब, ये वो, I need to understand or listen to what this actually means. This means I need your time. Yeah. I need you to help me out. Be there for right? me. So अब चूंकि अल्लाह ताला ने मर्द को एक अलग तरह की सलाहियत दी है, कैपेबिलिटी दी है, औरत को एक तरह की दी है, देन हम किस तरह कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड नाउ दैट डजंट हैव टू बी योर पार्टनर, दैट कुड बी योर मदर, दैट कुड बी योर सिस्टर, दैट कुड बी योर एनीबॉडी। इसी तरह की कंप्लेन करती है अकेले। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि आप उसमें सोचें बात कि मैं या आप एक्चुअली कह क्या रहे हैं। वो उस वक्त होता है कि जब मैं तमाम प्रेजुडिस को साइड में रख के आपको सुनूंगा कि एक्चुअली आप कह क्या रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी ईगो साइड में रख दें, क्योंकि हम अपनी ईगो की जो ऐनक होती है ना, उसी के थ्रू सबको देखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जब भी आपने कहा ना, हम पहले जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ इसलिए। जैसे इस पे मुझे एक बात याद आई कि जब कभी कभी बच्चे, जैसे मैं कहूँ कि तुमने ये क्यों नहीं किया या मुझे क्यों नहीं बताया, तो मेरी एक बेटी की कंप्लेन होती है कि बिकॉज यू आर नेवर होम। और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तो अपने बच्चों के इर्द गिर्द पूरा टाइम टेबल वो बनाया है, लेकिन अगर बच्चा ये कह रहा है यू आर नेवर होम, तो इसमें ना कि मैं बैठ के अपनी वो वजाहतें देने लग जाऊँ। आई शुड रियलाइज कि इसको वो वक्त नहीं मिल रहा, जो बाकी 2 तो कंप्लेन वो नहीं कर रहे। तो हमेशा
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता Absolutely. है। किसी बच्चे को आपके वक्त की कतई ज़रूरत नहीं होती है, कोई बच्चा क्रेव कर रहा होता है आपकी अटेंशन। सिमिलरली कभी कभी कोई दोस्त आपसे कंप्लेन करते हैं ना कि यार तू तो टाइम ही नहीं देता, तो उसको आपका टाइम चाहिए है। बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही है। और हम क्या करते हैं, हम उस वक्त एकदम अपने वकील बन जाते हैं बिल्कुल और सही। अपने सारे मसले गिनवाते हैं। उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, आप और खलीज बढ़ते ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही असल में होता ये है। देखिए, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और एक्सपीरियंस की और लर्न किया अभी रिसेंटली कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट इन और वेदर यूर इन कॉन्फ्लिक्ट और नॉट। तो क्योंकि होता है बैलेंस उसी वक्त मेंटेन कर सकते हैं जब आप अपने तौर पे अंदर से मुतमईन होंगे और अपने आप को बिल्कुल सही तौर पे वाज़े तौर पे देख रहे होंगे। क्योंकि अगर आप अपने ही मसाइल में फंसे रहेंगे, अपने ही उलझनों में का शिकार रहेंगे, तो आप कभी भी चीज़ में बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते। एंड Absolutely. अगेन व्हेन यू गेट इनटू कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन you will get defensive because आप internally सबसे पहले आप अफेंड हो जाएंगे, फिर बिल्कुल। आप डिफेंसिव हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ईगोइस्टिक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। और मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत बात जो पर्सनल रिलेशनशिप्स की हैं वो बहुत इनफॉर्मल होती हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी वालदा के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने वालिद के साथ कितनी भी नाराजगी हो, एक एक हक जो होता है वो सब कुछ मसलों खत्म का कर हल देता होता है। एब्सोल्युटली। बट ऑफिस में ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट टेक्स अ लॉट टॉल ऑन यू सही बात एंड अगेन यू गेट नॉट ओनली एंजाइटी और डिप्रेशन, a lot of work. For example, you get in a conflict situation, आपकी टीम वर्क मुतासर होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी रेपुटेशन मुतासर होती है। So कि you're a nosy person sometimes, you're a difficult guy, whatever, and then लोग आपको जज करना शुरू कर और एक देते और हैं। चीज़ भी होती है, जैसे ही जब कट डाउन का टाइम आता है सबसे पहले आपकी नौकरी फारिग होती है, क्योंकि लोग आपको एज अ क्या देखते हैं, थ्रेट तो मैं नहीं कहूँगी, किसी भी इंसान को कंप्लेनिंग, कोई भी इन्वायरमेंट में कंप्लेनिंग शख्स या चिड़चिड़ा आदमी नहीं चलता। और इमोशनल इंटेलिजेंस इसीलिए इस वक्त दुनिया में टॉप रेटेड है कि द पीपल who know how to handle everyone, they are the winners. Absolutely, बिल्कुल। थैंक यू सो मच वाद आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि हम सीख लें कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, क्योंकि हम खुद भी इतने कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं। जो आपने बात की ना कि हम इतने क्लाउडेड, हमारी तो दिमाग में इतना क्लटर होगा तो हमारी जजमेंट भी क्लाउडेड होगी, हमारा एक्सप्रेशन भी वो होगा उलझनों से भरा हुआ होगा। तो बाकी ये है कि मुझे उम्मीद है, मतलब हो सकता है आगे, क्योंकि पहले तो ट्रेनिंग्स का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, अब तो इतनी हर जगह ट्रेनिंग्स हो रही है, इतनी बात हो रही है, तो हो सकता है 20 साल बाद हम फ़र्क देखें। हाँ, इंशाल्लाह ताला। एक चीज़ जो है ट्रेनिंग्स और जो बकिया मटेरियल है शायद वो इम्पैक्ट लेके आता है, लेकिन लास्ट बात जो मैं वो कहूँगा वो ये कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपनी बेहतरी के लिए क्या काम कर रहे हैं और किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर आप हैं तो आपने उसको कैसे हैंडल किया है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव्स नहीं है और आप इसको आगे लेके कैसे जाएंगे अपनी और थोड़ा जिंदगी सा में। पता है न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए। पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि हाउ डेयर ही स्पोक टू मी लाइक दिस। आपने बस ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर कहा तो क्यों कहा। और दूसरा, आगे वाले शख्स को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है मुझसे, इसने कैसे बात कर ली, या मेरी औलाद है और इतने नाशुक्र हैं, या मेरी बेगम को हर वक्त शिकायतें। तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई कह रहा है तो उसका मतलब उसको आप चाहिए, आपका वक्त चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इतनी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन का। अच्छा जी, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं इसको पूरे को सम अप करूँ तो हमें कोई भी फ़ैसला लेने से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले, अम्मा अब्बा तो चले हमें अल्लाह ताला ने किस्मत से दिए हुए होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी हम रिश्ते बनाते हैं, एट वर्क, फ्रेंड्स, स्पाउस, पहले ही आप देख लें कि क्या मेरे लिए जगह उसी तरह की जिस तरह की मैं चाहता हूँ, या ये शख्स मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड है नहीं है। क्योंकि जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो अक्सर हमारे डिसीजंस आउट ऑफ डेस्परेशन होते हैं। शादी में हमें जल्दी होती है, नौकरी हमें चाहिए होती है पैसों की खातिर, दोस्त अब कहीं हम पढ़ रहे हैं तो वो जो बराबर बैठा है दोस्त बन गया। पहले तो बी वेरी केयरफुल विद द पीपल जिनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। दूसरा, जब ये डिसीजन आपका ढंग का है, आपने ढंग के लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हैं, चले नहीं भी किए, किसी भी तरह के, कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है तो बात कहने का आर्ट, आपके जो आगे रिजल्ट है ना, उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हाउ यू हैव कम्युनिकेटेड। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप से ज़रूर पूछा कीजिए कि क्या इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये रिश्ता। अगर वो रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है तो बहुत सारी चीज़ों को जाने दें, इग्नोर करें, और सिर्फ इग्नोर ही नहीं करें, मूव ऑन कर जाएं। जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर इसने कहा है या ऐसा है तो क्यों कह रहा है, ट्राई टू रिजॉल्व इट। हम हर चीज़ को ईगो की ऐनक से देखते हैं, हर चीज़ में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए। अच्छा, हम सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को अक्सर कंफ्यूज कर रहे होते हैं।
तो आप जो हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसीलिए लोग हमसे कंप्लेन करते हैं। बाकी अगर बहुत कन्फ्लिक्टिंग स्पेस है या बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो आपको लगता है आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, तो कोई और नौकरी ढूंढें, कहीं और चले जाइए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद हम साइमा से जानेंगे कि क्रॉकेट्स कहाँ तक पहुँचे। अगर सब बन गए तो हम ज़रूर इनको ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जाते हैं साइमा की तरफ और देखते हैं कि साइमा ने जो क्रॉकेट्स हैं वो बना लिए हैं, तो उनकी शक्ल देखते हैं कैसी है। जी साइमा। जी माविश, ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ बिल्कुल परफेक्टली जो है कुक्ड क्रॉकेट्स तैयार हैं। और इसको मैंने थोड़ा बड़ा शेप दिया था, क्योंकि जब आप बड़ा शेप देंगे तो ये खाने में भी ज़रा अच्छे लगेंगे और नज़र आ रहे होंगे आपको इस तरीके से। इसमें मैंने पांको ब्रेड क्रम्स यूज़ किए थे। आपके पास अगर पांको ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप जो है वो रेगुलर पापे का भी चूरा यूज़ कर सकते हैं बना के घर में। ब्रेड का नहीं लगाइएगा, वरना ये इस तरीके से क्रिस्पी नहीं आएंगे। अब आप इसकी ज़रा सी आवाज़ भी सुन सकते हैं कि ये अच्छे क्रिस्पी से हो गए। तो ये जब आप पांको ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे क्रिस्पीनेस आती है उससे क्रॉकेट्स वगैरह के लिए। और होता ये है कि ये आप देखें, इससे थोड़ा सा ना मोटा मोटा लुक भी आता है, चंकी लगते भी हैं इससे प्रेजेंटेशन में। तो इनको मैंने आपको बताया था माविश के जब हम इनको ब्रेड क्रम्स लगा देंगे तो इसी स्टेज पे हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये मेक टू फ्रीज़ ही आइटम है। आप लोग अभी से इसको बना के फ्रीज़ करें और बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विदाउट थॉ किए आप इसको फ्राई कर लें। तो ज़रूर ट्राई करें रेसिपी। जी माविश, ओवर टू यू। अच्छा जी, अभी अब हम खाएंगे मज़ेदार क्रॉकेट्स। और क्रॉकेट्स जो हैं वो बच्चों के लिए बड़ों के लिए इक्वली जो है बड़े मज़ेदार होते हैं। अगर आपको बड़ों को सर्व करें तो आप कोई स्पाइसी सी चटनी के साथ कर सकते हैं, बच्चों के लिए केचप के साथ। हम अब लेंगे आप लोगों से इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नई रेसिपी के साथ। आपने हमें फिर ट्यून इन करना है कल। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।